कॉपीराइट एक्ट। अब ये देखें, ये फिर एक लॉ और बना, कॉपीराइट एक्ट। ये है जी कॉपीराइट एक्ट 1976। अब ये लॉ बना 1976 कॉपीराइट एक्ट। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो 1983 में की गई, इन्हेंसमेंट तो है वर्किंग, तो जिस तरीके से वो जो फीडबैक की हम बात करते हैं तो उसके वाले से जो भी उस टॉपिक में जो वर्किंग जो है उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है। एंड नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास जो आप कॉपी बना रहे हैं, पायरेसी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉपी बनाते जा रहे हैं, वो जिसने भी इसको डेवलप किया उसकी मर्ज़ी के बगैर, तो ये एक क्राइम है। इज़ बिलीव टू बी ए पनिशेबल क्राइम इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पेनल्टीज, जुर्माने। इट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज़ बिलीव टू बी एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सॉफ्टवेयर जो है वो भी किसी की मेहनत जो है उसकी वजह से ही बना है, और ये जिसने भी बनाया है ये उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी मलकियत है। That has been developed and brought into market after a lot of effort और cost, बहुत ज़्यादा मेहनत और ख़र्चे के बाद जो है ये जो डाटा जो है इंफॉर्मेशन मार्केट तक पहुंची है। सो इट्स फ्यूचर फाइनेंशियल इंटरेस्ट मस्ट बी मेड श्योर बाय द कंसर्न लीगल अथॉरिटीज़। तो अब जाहिर है कि जो भी जिसने वर्किंग की है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अब उसी के पास राइट है कि उसी को अप्रोच किया जाए और उसकी मदद से ही कॉपीज़ वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको भी तो फ़ायदा हो ना। अदरवाइज़ जो है कि वो एक कॉपी हमारे पास आ गई, उसकी हम कॉपी करते जा रहे हैं। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, जिस तरह फ़ोटो कॉपी है, फ़ोटो कॉपी कैसे फ़ोटो कॉपी करते रहें। तो अगर हम वो किताब जो है वो उससे खरीदेंगे, उस कंपनी से खरीदेंगे, तो जिसने बनाया है उसके पास वो रॉयल्टी जा रही है, कोई फ़ायदा आ रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है तो उसको ये अप्रोच किया जाए और वही इसको कॉपी कर सके, वही आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो उसका जो इतनी मेहनत की है उसको फिर रिवॉर्ड भी तो मिले। तो ये कॉपीराइट जो है एक पहले था हमारे पास बुक्स पे, मैनुअल फाइल्स पे, पेपर फाइल्स पे, और अब ये लॉ जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी फिर ये बना दिया गया कि अब कंप्यूटर जो है इसमें जो सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और पर्सन की मर्ज़ी के बगैर उसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये टेक्स्ट बुक के हवाले से चैप्टर 6 ख़त्म हो गया, लेकिन इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल में जो है मज़ीद इसको रिवाइज़ करेंगे। सुनिए चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, ये हम पढ़ें। तो ये आखिरी टॉपिक जो है वही हमारा रहता है, और वो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट प्राइवेसी एक्ट्स, सिक्योरिटी एक्ट्स, प्राइवेसी एक्ट्स। इसमें सबसे पहले ये 1980, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी इंडिविजुअल आ सकता है, फिर कंबाइन अगर आ जाए तो ये आप ये एक से ज़्यादा जो है ये आंसर्स एक्ट्स जो है वो लिख देंगे, 4 में भी हो सकते हैं। पहला है 1980 प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये जिसको आप कुछ फेमिलियर जो है आप रिजेम्बलेंस इसकी है कि वो जो सर्च वारंट की बात करते हैं। दिस लॉ डज नॉट अलाउ एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ ऑफिस इफ़ नो वन देयर इज़ इन्वॉल्व इन अ क्राइम। अगर हमारे पास सबूत है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है ये हम पहले बताएंगे कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप किसी ऑफिस को सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है 1980 प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कि गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो पहले से बताए बगैर जो है किसी का ऑफिस जो है वो सर्च नहीं कर सकते अगर वो पर्सन जो है किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं है, सबूत नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि आप जो है इस ऑफिस को सर्च करते रहें। 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट। दिस लॉ रिस्ट्रिक्ट्स केबल कंपनीज़, यानी इसमें मेन बात ये है कि लॉ ये बताता है कि कितना डाटा, कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करना जितनी ज़रूरी है उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है गेट की जाए। अननेसेसरी जो है इंफॉर्मेशन या कस्टमर क्लाइंट को जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना दी जाए, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है उतनी गेट करें। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो उनको फोर्स ना किया जाए। दिस लॉ रिस्ट्रिक्ट्स केबल कंपनीज
जो आप कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स के ज़रिए डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। रिस्ट्रिक्ट्स केबल कंपनीज इन द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स। तो ये लॉ हमने ये बात की है कि ये लिमिटेशन जो है ये बताता है कि ये लिमिट्स है, इसी के अंडर जो है वर्किंग होगी। अगर ये आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो ये अननेसेसरी अनलॉफुल होगा और फिर जो है पेनल्टी या आपको सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। उसके बाद लॉ जब इम्प्लीमेंट होता है तो ये हमें लिमिटेशंस और फिर कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीका हमें बताता है। इट वॉज़ द फर्स्ट लेजिस्लेशन, ये पहला लॉ बेसिक लॉ है टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑन कंप्यूटर, के कंप्यूटर जो है जिसके ज़रिए डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, इनपुट जो है या आंसर प्रोवाइड आउटपुट प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको रेगुलेट करना, लॉ के अंडर उसको लेके आना, तो ये पहला लॉ है जिसके आगे फिर मज़ीद जो लॉज बने कि ना सिर्फ मैनुअल फाइल्स बल्कि कंप्यूटर के ज़रिए भी जो डाटा इनपुट किया जा रहा है उसको भी लॉ के तहत ही लाया जाए और लिमिटेशन बताई जाए और इस पे भी वही फिर पेनल्टीज़ और सज़ा जो है वो हो सके। 1984 डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब दिस लॉ प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र, ये किसी भी जो पर्सन है ये लॉ प्रोटेक्ट करता है कि उसका डाटा जो है कोई अननेसेसरी उसको यूज़ ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। अगर उसको यूज़ या एक्सेस करेगा या डिस्क्लोज़ करेगा, बताएगा, तो ये एक अनलॉफुल जो एक्टिविटी होगी तो उसको फिर सज़ा हो सकती है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ना सिर्फ मैनुअल फाइल्स बल्कि कंप्यूटर के अंदर भी किसी भी पर्सन इंडिविजुअल का जो डाटा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, तो ये लॉ इस वजह से बनाया गया। ये जो लॉज हम पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर की मदद से जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के ये लॉज बने हुए हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट 1987। दिस लॉ मेक्स एक्शन दैट अफेक्ट द कंप्यूटर सिक्योरिटी फाइल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलीगल। फिर वो लॉ, अब ये हम ब्रीफली जो है ये इन लॉज की बात हम पढ़ रहे हैं। इसकी डिटेल तो ज़ाहिर है जब इस लॉ को डिटेल में अगर आप डिग्री में या LLB डिग्री जो अब आप कर रहे हैं लॉ की डिग्री, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली इसकी डिटेल मौजूद है कि क्या इसकी वर्किंग है, क्या लिमिटेशन है, अगर लिमिटेशन इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, क्या बात अगर हुई, क्या जो है एक्शन जो है किया गया तो ये लॉफुल है, इलीगल है, ये सारी बातें डिटेल में जब ये लॉ पढ़ा जाता है तो फिर उसके अंदर ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फिर अगर आप लिमिटेशन क्रॉस करते हैं, जो लिमिट्स बताई गई हैं उसे एक्सीड करते हैं, तो फिर इलीगल होगा और ये आपको अलाउ नहीं किया गया और आप ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी जो है या सज़ा जो है, क्योंकि आप क्राइम कर रहे हैं, लिमिटेशन जो है उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर सज़ा मिलेगी। तो डिटेल में जब ये लॉज पढ़ते हैं तो फिर ही हमें पता चल सकता है। एक एक दो दो लाइन के अंदर तो ब्रीफली जो है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। फिर है वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंप्यूटर की मदद से जो वीडियो बनाई जा रही है, ऑडियो वीडियो का कम्बिनेशन स्टोर किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, तो फिर ये भी लॉ उसके लिए बनाया गया। दिस लॉ डज नॉट अलाउ ट्रेडर्स फॉर टेलिंग और गिविंग वंस वीडियो रेंटल रिकॉर्ड विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, कि क्या वो वीडियो जो है वो यूज़ कर रहा है, वो रेंट पे लेके गया है, कौन सी वीडियो देख रहा है, तो ये भी ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है डेफिनेटली अगर रिक्वायर है तो फिर तो और भी लॉज बने हैं कि जब रिक्वायर है तो फिर वो लॉ जो मज़ीद आगे परफेक्शन के लिए बनाए गए हैं वो इस लॉ को फिर जो है सुपरसीड जो है कैंसिल कर देगा, क्योंकि हर लॉ जो है फिर हर लॉ की कुछ प्रायोरिटीज़ भी हैं कि किस लॉ पर अहमियत जो है वो प्रायोरिटी ज़्यादा है। इस तरीके से जो लो प्रायोरिटी लॉज जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर हाई प्रायोरिटी लॉज जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे भी बात की जा रही है कि जो भी अगर कोई वीडियो जो है अगर रेंट पे को अगर वो लेके जा रहा है, यूज़ कर रहा है, प्ले कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसकी प्राइवेसी है। तो अनऑथराइज जो है या ये डिस्क्लोज़ नहीं करना कि कौन सी वीडियो वो प्ले कर रहा है, यूज़ कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली लॉज ऐसे भी हैं
कि लॉ के तहत ही वो जो वीडियो जो अलाउ है वही वीडियो वो देख सके। ये नहीं है कि वीडियो अगर वो उसने इलीगली एक्सेस कर ली है तो वो वीडियो अगर प्ले कर रहा है तो ये लॉ के अंडर आ जाता है। वो तो वीडियो को एक्सेस करना ही इलीगल है, उसने एक्सेस कर लिया अनऑथराइज तो पहले ही जो है वो उसने एक इलीगल जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है। लेकिन अब ये डिफरेंट लॉज जो हैं वो आगे मज़ीद, ये इनिशियल लॉज हैं, उसके बाद देखें 88 की बात की जा रही है, उसके बाद आगे डेफिनेटली मज़ीद लॉज तो बने हैं जो मज़ीद इन्हांसमेंट के लिए या परफेक्शंस के लिए। 1988 मैचिंग एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, अब डेफिनेटली अब अगर इस लॉ की अगर हेडिंग की बात ही करें, अगर रिक्वायर है, कंसर्न है, फिर तो जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जो है स्टोर किया गया है, अगर रिक्वायर है, लीगल है, तो फिर तो डेफिनेटली हम मैच करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन डाटा जो गेट किया गया है आइदर डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंसर्स और कैमराज, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है, तो पहले से जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की उस पर्सन से रिलेटेड अगर स्टोर है तो फिर हम मैच तो डेफिनेटली फिर तो लीगल है, वो तो करेंगे। लेकिन अब ये है कि अगर रिक्वायर है तो फिर, अदरवाइज़ ये नहीं है कि क्योंकि ये प्राइवेसी भी तो है ना, कि अगर डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसी क्लाइंट की, किसी कस्टमर की, किसी पर्सन की, तो ये उसकी प्राइवेसी भी है। तो अब ये प्राइवेसी और इलीगल ये बहुत करीब ही हैं, तो ये लॉ की डिटेल में ही पता चलता है कि ये एक्शन जो है ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइवेसी, क्योंकि पर्सन या कस्टमर या किसी भी इंसान की कोई प्राइवेसीज भी हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है एज़ इट इज़। अगर जो है अगर वो रिलाय करके कंप्यूटर के अंदर वो डाटा स्टोर किया गया है, अगर हर कोई इसको एक्सेस करता रहेगा तो वो सारी जो है जो इन्फॉर्मेशन वो किसी से छुपाना चाह रहा है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो हर एक तक पहुंच गई, तो इससे तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब इसकी डिटेल के अंदर ही आता है कि कौन सा कंसर्न जो डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है, लीगल है, शेयर किया जा सकता है, और कौन सा शेयर नहीं करना, क्योंकि ये उसके प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी जो पर्सन की है तो वो प्राइवेसी उसकी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं करीब ही हैं, लॉ की डिटेल में सारी बातें जो हैं वो जब डिटेल में पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दिस लॉ प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम कंपेयरिंग सर्टेन रिकॉर्ड्स इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ मैच। लेकिन डेफिनेटली अगर हमारे पास ये है कि इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये इलीगल जो है इसने एक्शन परफॉर्म किया है, तो फिर डेफिनेटली फिर तो चेक करना है कि कंप्यूटर के अंदर पहले से जो डाटा स्टोर है, तो हम देखने के लिए कि ये इवेंट उसने पहले तो नहीं किया, ये तो लीगल है ना, ये तो किया जाएगा। लेकिन फिर ये है कि ऐसे ही नहीं कि मैचिंग करते रहें तो इस तरह फिर वो ये है कि जी प्राइवेसी इफेक्ट हो रही, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लॉज जो होते हैं ये लिमिटेशन ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये एक्शन जो है लॉ के विदिन है, और ये एक्शन जो है कि लॉ की जो लिमिट्स है उससे एक्सीड हो रहा है। अब लॉ के अंदर रहते हुए, लिमिट्स जो है उसके अंदर रहते हुए वर्किंग करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इससे लिमिट से बाहर आएंगे तो फिर डेफिनेटली एक क्राइम जो है मे बी आपसे हुआ है, आपने कमिट किया है, तो फिर तो है इसकी कोई सज़ा, पेनल्टी जो है वो तो मिलेगी ही। कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट, अब ये देखें ये लॉज बनते जा रहे हैं, डेट्स का भी आगे फिर फ़र्क आता जा रहा है, लॉज जो है उसमें एनहेंसमेंट की जा रही। दिस लॉ इज़ यूज टू मेक स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग कंप्यूटर मटेरियल अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। ये फिर वो लॉ बना जिसको वो सपोज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, ये हम बात वो जो करते हैं जो हैकर की या हैकिंग की, तो अब जो है अगर कोई भी पर्सन अनऑथराइजली अगर किसी का डाटा एक्सेस कर रहा है, वो चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, आगे मज़ीद कहीं और पहुंचाने के लिए, तो ये इलीगल इवेंट है। तो ये इससे फिर वो एक क्राइम कमिट हुआ है और उसको पेनल्टी जो है सज़ा मिलेगी। तो ये 1990 कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट ये ना सिर्फ वो मैनुअल स्ट्रक्चरल फाइल्स हैं उसको अगर एक्सेस किया जाएगा इलीगल है, बल्कि डाटा जो कंप्यूटर के ज़रिए जो है इनपुट प्रोसेस जो है या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उसको भी एक्सेस अगर कोई करेगा तो ये भी इलीगल होगा। तो ये हैकिंग के लिए जो है, पहले अगर मैनुअल फाइल्स हैं उसका डाटा एक्सेस किया तो ये जो है इलीगल तो था ही, लेकिन कंप्यूटर जो है एक नया सिस्टम आया तो ये लॉ बनाए गए ताकि आप कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो भी किसी पर्सन की प्राइवेसी ही है,
तो हैकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लॉ बनाया गया। इट वाज पास टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग। फिर 1998 डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, दिस लॉ कवर्स हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट आइडेंटिफिएबल पर्सन इज़ यूज, कि क्या डाटा जो है वो पर्सन की प्राइवेसी में आता है तो वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और रिक्वायर है तो कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा हम शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट अप्लाइज टू एनीथिंग डन टू दी पर्सन डाटा, इट मे इंक्लूड कलेक्शन। डेफिनेटली ये बताया जा रहा है कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, जो रिक्वायर है, कौन सा रिक्वायर नहीं है, वो तो डेफिनेटली उसका कंसर्न नहीं है, तो कलेक्ट किया जाएगा तो ये वैसे ही इलीगल हो गया कि रिक्वायर नहीं तो किस लिए डाटा गेट किया जा रहा है। यूज़ करना, डिस्क्लोज़ करना, बताना, इसकी सारी लिमिट्स, डिस्ट्रक्शंस और सिंपली होल्डिंग दी पर्सनल डाटा, अपने कंप्यूटर में डाटा रखना, स्टोर करना, सेव करना, तो कौन सा डाटा जो है वो सेव किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाए, कौन सा डाटा सिर्फ प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे इस लॉ की डिटेल में हेल्ड इन कंप्यूटर और इन स्ट्रक्चर्ड मैनुअल फाइल्स, ठीक है, ये सारी लॉ की डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट जो मेन 1984 है उसकी मेन बातें, मेन जिससे आगे मज़ीद ये लॉज फिर मज़ीद इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाए गए, वो क्या है जी, टू प्रोटेक्ट डाटा एंड इंश्योर प्राइवेसी ऑफ पीपल, पर्सनल डाटा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र। डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना या प्राइवेसी जो है उसको मुमकिन बनाना, तो पर्सनल डाटा जो है कंप्यूटर में डाटा जो स्टोर किया गया है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड यूज़र्स। दिस डाटा प्रोटेक्शन इज़ गारंटेड बाय अप्लाइंग 8 डिफरेंट डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स। ये सारे प्रोटेक्शन जो है ये 8 जो प्रिंसिपल्स हैं, मेन बातें, इसकी मदद से ही ये मुमकिन हो सकता है। और ये हमारे पास प्रिंसिपल्स, मेन बातें क्या है, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पर्सनल फाइल्स शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस फेयरली। जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, उसी के तहत ही डाटा गेट किया जाए, प्रोसेस किया जाए, स्टोर किया जाए, और जो रिक्वायर्ड डाटा है वो तो आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट कर लें, अननेसेसरी जो है वो ज़रूरत ही नहीं है तो फिर इसको स्टोर नहीं किया जाएगा, गेट नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी वर्किंग जो है, जो मकसद है डाटा का, हमेशा जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट है इसमें मकसद को ही सामने रखा जाए और उसी के तहत जो है वो वर्किंग की जाए। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पर्सनल फाइल शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस फेयरली एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। पर्सनल डाटा शुड बी ऑब्टेन ओनली फॉर स्पेसिफाइड एंड लॉफुल पर्पसेस। ये हम यूज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वही मकसद जो है उसी के तहत ही, एंड मस्ट बी प्रोसेस इन अ मैनर कंपैटिबल विद दोज पर्पसेस, जो मकासद हैं उसी के ज़रिए ही फिर डाटा को प्रोसेस भी किया जाएगा। मकसद के अगेंस्ट अगर होगा तो डाटा ना ही गेट किया जाएगा, ना ही उसको प्रोसेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर एजुकेशन पर्पसेज इट मस्ट बी नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज़। अगर मकसद ये है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा कलेक्ट करना है कि पेरेंट्स से जो है वो कांटेक्ट किया जा सके, या बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट के लिए डाटा जिस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है उसको यूज़ किया जाए, तो यही मकसद है, तो सिर्फ डाटा एजुकेशन के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ही डाटा कलेक्ट और उसको प्रोसेस किया जा सकता है। किसी और मकसद में जो है उस डाटा को इस्तेमाल कलेक्ट नहीं किया जा सकता। पर्सनल डाटा मस्ट ओनली बी यूज़ फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट इज़ कलेक्टेड। तो अब इसको जो यूज़ किया जाएगा वही उसी मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत ये डाटा कलेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर इशूएंस ऑफ स्टूडेंट ID कार्ड ओनली रिलेटेड डाटा मस्ट बी कलेक्टेड एंड मेंटेन। अगर स्टूडेंट ID कार्ड इशू करना है तो उतना ही डाटा गेट किया जाए जो डाटा हम स्टूडेंट ID कार्ड पे प्लेस करेंगे, दिखा सकते हैं, तो उतना ही डाटा कलेक्ट करें। ओनली रिलेटेड डाटा मस्ट बी कलेक्टेड एंड मेंटेन, अनरिलेटेड डाटा ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी कलेक्टेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर। पर्सनल डाटा मस्ट बी रेलेवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, जितना एडिक्वेट, जितना ज़रूरी है उतना ही। अननेसेसरी और एक्सेसिव डाटा मस्ट नॉट बी obtained। डेफिनेटली इसमें टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर होगा, और डेफिनेटली जो रिक्वायर ही नहीं है, तो अगर हम डाटा उससे ज़्यादा अगर गेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस पर्सन की जो प्राइवेसी है वो डेफिनेटली अफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। पर्सनल डाटा मस्ट बी एक्यूरेट एंड वेयर नेसेसरी शुड बी अपडेटेड। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी जो डाटा कलेक्ट कर रही है
तो डाटा को अपडेट रखना भी उसकी ही ज़िम्मेदारी है। डेफिनेटली पर्सन की भी है कि अगर डाटा उसका कोई चेंज हुआ है तो वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज एकेडमी को ये इंडिकेट करे कि मेरा डाटा चेंज हो गया है, सपोज़ मोबाइल नंबर, एड्रेस नंबर, और जब वो ये उसी की ज़िम्मेदारी पर्सन की, और जब वो अगर इंडिकेट कर देता है तो अब ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि डाटा, क्योंकि उसने तो प्रोवाइड कर दिए अपडेटेड डाटा उस पर्सन ने, अब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको अपडेट करना अब ये कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, एकेडमी की ज़िम्मेदारी है। पर्सनल डाटा प्रोसेस फॉर एनी पर्पज शुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्गर दैन इट इज़ नेसेसरी, और ये भी बात मेन है, क्योंकि जब हम किसी डाटा के साथ, किसी पर्सन के साथ कंसर्न रिलेटेड होते हैं तो उसकी करंट वर्किंग जो भी है वो हम उस पर तवज्जो दे रहे होते हैं, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्शन, जो भी काम कर रहा है उसका हमें पता होता है। इसी तरीके से जो डाटा आपके यूज़ में है तो डेफिनेटली वो आप, क्योंकि आप यूज़ में है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपका फिर कंसर्न भी उसकी सिक्योरिटी के साथ है कि डाटा जैसे ही अगर कोई गलती होगी, डाटा अगर कोई करप्ट हो गया, चेंज कर दिया गया, तो फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो वो डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी यही है कि जब आपका कंसर्न है फिर उस टाइम तक तो डाटा जो है वो आप होल्ड रखें। अगर कंसर्न नहीं है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो अब वो डाटा को क्योंकि एक्सेस कर ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे हैं, तो अब अगर डाटा चेंज हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए भी यहाँ पे भी ये मेन बात है कि जितने अरसे के लिए डाटा रिक्वायर है उतने अरसे तक ही डाटा होल्ड रखें। जब डाटा रिक्वायर नहीं है तो उसको किसी तरीके से जो है डिस्पोज कर दिया जाए, क्योंकि आप डाटा तो आप अब देखेंगे नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो अगर कोई इसमें कोई फ़र्क पड़ गया तो आप, क्योंकि ज़रूरत आप देख ही नहीं रहे, तो कैसे पता चलेगा। तो ये भी मेन बात है। फिर हमारे पास नेक्स्ट, पर्सनल डाटा मस्ट बी प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द राइट्स ऑफ पीपल। डेफिनेटली जो प्राइवेसी या राइट्स हैं पर्सन के, उसी के अकॉर्डिंगली डाटा को प्रोसेस किया जाए। द डाटा शुड बी अवेलेबल टू अ पर्सन टू होम इट बिलोंग्स। डाटा जो है जिस पर्सन का है उसको वो डाटा, वो उसकी एक्सेस भी हो, क्योंकि इस तरीके से जब वो एक्सेस करेगा जो डाटा उसने प्रोवाइड किया और वो अपना डाटा देख रहा है, एरर तो कहीं पे, गलती तो कहीं पे भी हो सकती है कि आपने डाटा प्रोवाइड किया लेकिन सिस्टम जो है उसने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डाटा जो स्टोर किया है, मे बी उसमें कोई मिस्टेक होगी, टाइपिंग एरर, कुछ भी हो सकता है। तो जब डाटा, आप अपना डाटा की एक्सेस आपके पास है, तो आप डाटा देख रहे हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये तो मेरा डाटा ही नहीं है जो मैंने प्रोवाइड किया था, ये तो कोई और डाटा शो किया जा रहा है। तो फ़ौरन जो है कंसर्न अथॉरिटी से आप जो है कम्युनिकेट करेंगे और वो डाटा को चेंज, अपडेट करवाएंगे। दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़िम्मेदारी है। पर्सन की भी, अगर उसका, उस पर्सन की उस डाटा तक एक्सेस है, और कंपनी की भी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, एकेडमी की ज़िम्मेदारी है कि वो डाटा जो है जिस तरीके से पर्सन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो फ़ौरन ही डाटा को जो वो अपडेट करेगा। ये दोनों की ही ज़िम्मेदारी है। लेकिन पर्सन की ज़िम्मेदारी तो उस टाइम होगी जब वो डाटा की एक्सेस उसके पास है। अब वो डाटा उसने प्रोवाइड किया कुछ और डाटा तो वो देख ही नहीं सकता, तो अब तो ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है ना, क्योंकि आपने एक्सेस तो डाटा की दी ही नहीं हुई है। अब ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है। अगर तो डाटा उसने, पर्सन ने देखा और वो डाटा उसको चेंज नज़र आया, फिर तो वो एड्रेस कर ही लेगा ना। लेकिन अगर आपने एक्सेस दी ही नहीं हुई है तो अब वो उसने जो डाटा प्रोवाइड किया, तो अब कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वही डाटा जो है वो सिस्टम में स्टोर किया जाए। ही हैज़ द राइट टू एक्सेस, करेक्ट और डिलीट डाटा। वो डाटा एक्सेस कर सके, और अगर हमारे पास उसमें करेक्शन जो है, अगर वो पर्सन करने से करेक्ट कर सकता है और करने से सिस्टम जो है उसकी वर्किंग इफ़ेक्ट नहीं हो रही, तो फिर राइट्स उसको चेंज करने के भी दिए जा सकते हैं। अगर डेफिनेटली अगर उसे सिस्टम जो है, जो हमारा पर्पस है, वो अगर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, जिस तरह अगर स्टूडेंट के वाले से बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपना नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर फादर का देख सकता है, लेकिन अगर उसके, और वो टेस्ट के मार्क्स देख सकता है, लेकिन टेस्ट के मार्क्स को चेंज करने के राइट्स दे दिए जाते हैं, तो फिर ये ना हो कि वो डाटा जो है, मार्क्स कुछ और है और वो चेंज करके वो मार्क्स कुछ और ही वो स्टोर करवाता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली चेंज करने के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और डिलीट करने का भी यही है कि डिलीट वो कर दे डाटा, तो ये भी उसको राइट्स, अगर पर्पस के अकॉर्डिंगली है और इससे सिस्टम की वर्किंग इफ़ेक्ट नहीं होती, फिर राइट्स दिए जाएंगे, अदरवाइज़ सिर्फ देखने के राइट्स ही मिलेंगे।
measures must be taken to prevent unauthorized access, डेफिनेटली डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जाएँ कि अनऑथराइज एक्सेस जो है वो ना हो सके। एक्सीडेंटल लॉस कि अगर गलती से हो गया तो वो डाटा लॉस ना हो सके, कोई चेंज ना कर सके, किसी को बता ना सके, या डाटा जो है वो इफेक्ट डिलीट ना हो सके। तो डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करना, मेजर अडॉप्ट करना, ये भी जो प्राइवेसी लॉज या डाटा प्रोटेक्शन जो है उससे कंसर्न ही ये सारी बातें हैं। फिर ही डाटा प्रोटेक्ट होगा और इसी की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये था हमारे पास ये टॉपिक। अब हम जो है मज़ीद आगे अब इस चैप्टर के कुछ MCQs हैं उसकी तरफ हम चलेंगे। MCQ जो है यही बात हमने की हुई है कि MCQ तो बेटर तो ये है कि जब क्वेश्चन अगर आप रीड करते हैं तो क्वेश्चन के रीड करने से ही हमें आंसर का पता चल जाए, फिर तो वो बहुत ही अच्छी तैयारी में आ जाता है। अदरवाइज़ जो है आप ऑप्शंस देखें पता चल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें मैं आपको पहले भी बार बार कहता जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है आपको आंसर मिल गया तो फ़ौरन ही आप सारी ऑप्शंस जो है वो पढ़े बगैर, रीड किए बगैर ऑप्शन को टिक ना कर दें, बल्कि अगर आपको आंसर पता चल भी जाता है लेकिन फिर भी क्रॉस चेकिंग, डबल चेकिंग के लिए ऑप्शंस को देखें ज़रूर, सारी ऑप्शंस को, ठीक है। ऐसे आंसर नहीं दे देना। अब ये देखें, सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन डैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम, ये प्रोटेक्शन का ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, मुख्तलिफ़ स्टेप्स का कम्बिनेशन है सिक्योरिटी, जिसके ज़रिए जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। किससे? अब ये किससे, अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं तो जिसकी वजह से हमें ऑप्शंस देखनी ही पड़ेंगी। इंटेंशनल डैमेज कि जी खुद जो अगर डैमेज अगर कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो क्या सिक्योरिटी इसका नाम है कि जी कंप्यूटर डाटा को, कंप्यूटर सिस्टम को अगर खुद से वो डिलीट कर रहा है तो उससे बचाया जा सके। एक्सीडेंटल जो है हादसाती तौर पर अगर कोई डैमेज हो जाए उससे बचाया जा सके। अनऑथराइज एक्सेस जो है, कोई पर्सन जो कंसर्न नहीं है वो आपके डाटा को एक्सेस कर रहा है तो इससे बचाया जा सके। कोई ऑप्शन इंडिविजुअल है या आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। अब इसमें क्या है कि सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम वो असल में इन सारी बातों से ही प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, उसका नाम है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है यही सही ऑप्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मैनी मेथड्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये तो मे बी आपको क्वेश्चन रीड करके अंदाज़ा हो सकता है कि कितने जनरल हमारे पास कैटेगरीज ग्रुप्स हैं मेथड्स के, कि जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है कंप्यूटर के अंदर जो डाटा मौजूद है उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसको बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। कितने मेथड्स हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 है। तो ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन रीड करके ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कोई भी सिक्योरिटी मेथड जो है, सिक्योरिटी मेजर जो है, इन्हीं 4 मेथड किसी ना किसी मेथड को ही बिलोंग कर रहा होता है। तो हमारे पास इसका सही आंसर जो है 4 मेथड्स हैं ऑफ प्रोटेक्शन के, अनऑथराइज्ड एक्सेस के। आगे, द मेथड इन विच अनऑथराइज्ड एक्सेस इज़ प्रोटेक्टेड बाय गिविंग अ की, कि की जो है वो आप यूज़ करते हैं तो अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको बचाया जा सकता है कि की प्रोवाइड कर दी, जिसके पास की है, चाबी है, वो एक्सेस कर सकता है। बैज है तो बैज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करके चेक किया जा सकता है कि ये पर्सन ऑथराइज है या अनऑथराइज है, या कोई भी प्लास्टिक कार्ड जो है ये ऑथराइज यूज़र को दे दिया जाए तो इस तरीके से ऑथराइज यूज़र जो है वो इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं की के ज़रिए, बैज के ज़रिए, प्लास्टिक कार्ड के ज़रिए। तो इस मेथड को, जो हम 4 मेथड्स की बात कर रहे हैं, कौन सा मेथड है? व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू और व्हाट यू आर, क्या है, कौन सा मेथड जो है, ये जो कैटेगरीज़ हैं ये जो हम बात कर रहे हैं कि जिसमें अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि हमको की, बैज, प्लास्टिक कार्ड दे दें। ऑथराइज पर्सन जिसके पास वो ये की, बैज या प्लास्टिक कार्ड है वो एक्सेस कर रहा है डाटा को, सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। रिमेनिंग अनऑथराइज जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कौन सा मेथड है? व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू, व्हाट यू आर। तो इसमें क्लियर हो गया होगा कि व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। आपके पास, जिसके पास की, बैज, प्लास्टिक कार्ड है तो व्हाट यू हैव, तो ये हमारे पास
ए ऑप्शन ही सही आंसर इसका होगा। ठीक है, द मेथड इन विच ऑथराइज पर्सनस आर प्रोवाइडेड ए प्रॉपर यूज़र आईडी और पासवर्ड। एक ये अगला जो कैटेगरी है मेथड की कि जिससे हम सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक मेथड जिसमें पर्सनस को, ऑथराइज पर्सनस को कोई यूज़र आईडी, कोई लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। अब जिसको प्रोवाइड किया ज़ाहिर है उसको ही पता है, तो फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं की जा सकती या डाटा को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, प्राइवेसी इसमें इफ़ेक्ट नहीं होगी। और इस मेथड को क्या कहते हैं? या ये व्हाट यू हैव है, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू, व्हाट यू आर, क्या है इसमें? तो ये क्लियर होगा कि व्हाट यू हैव तो अभी हमने देखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये MCQ इंडिविजुअल आएगा बोर्ड में, तो हमें डायरेक्टली इसी मेथड का पता होना चाहिए। तो ये है व्हाट यू नो कि आपको क्या पता है, क्योंकि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉलेज अकेडमी ने प्रोवाइड किया है, तो ये आपको पता है। और ज़ाहिर है यही कहा जाता है कि अपने आईडी और पासवर्ड जो है किसी और को प्रोवाइड ना करें, क्योंकि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज अकेडमी ने तो आपको प्रोवाइड किया ना। अगर आप किसी को प्रोवाइड कर देंगे तो वो भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, तो इसमें तो ज़ाहिर है कि आप भी जवाब दें। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी चेक्स जो हैं उसमें ये चेक किया जा सकता है कि कौन सी सिस्टम, कौन से मोबाइल, कौन से कंप्यूटर को इस्तेमाल करके डाटा को एक्सेस किया गया है। अगर एडवांस में अगर जाते हैं, सिक्योरिटी चेक्स इतने अगर एक्यूरेट हैं तो ये चेक किया जा सकता है कि ये कौन से कंप्यूटर के ज़रिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एक ही कंप्यूटर के ज़रिए डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, एक ही मोबाइल के ज़रिए एक्सेस किया जा रहा है, तो अब तो हमारे पास अगर जिस तरह अब सिक्योरिटी चेक्स जो हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो तो ख़ुद डिटेक्ट कर रहे होते हैं और ख़ुद इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अब आपने किसी और डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं, तो क्या ये आप ही हैं? वो आपसे रिक्वायर कर रहा होता है ना कि ये तो वो एक नया ही डिवाइस है जिससे आप कनेक्ट हो गए, तो वो आपको इंडिकेट कर ही रहा होता है। ठीक है, तो उसमें आपसे कुछ बातें पूछता है, तो वो बातें इन ज़ाहिर है आईडी और पासवर्ड के अलग होती हैं, अलावा होती हैं, और वो उसी पर्सन को पता है, तो वो आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप ही ऑथराइज हैं, आपने कोई और सिस्टम, कोई और डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, असल में आप ही कंसर्न पर्सन और आप ही ऑथराइज पर्सन हैं। तो ये इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा व्हाट यू नो, जो आपको पता है। द मेथड इन विच ऑथराइज यूज़र हैव टू साइन ए डॉक्यूमेंट बिफोर गेटिंग एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड, जिसमें पर्सन जो है अपने सिग्नेचर प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली सिग्नेचर जो है पहले से सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन है कि ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर कौन से हैं, तो सिस्टम डेफिनेटली जो सिग्नेचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो सिग्नेचर सिस्टम के अंदर मौजूद है, इसकी डेफिनेटली मैचिंग की जाएगी, डिजिटल स्कैनिंग से उसकी मैचिंग की जाएगी, तो इससे पता चलेगा कि ये पर्सन जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है ये ऑथराइज है या अनऑथराइज है। अब डेफिनेटली सिग्नेचर जो हैं उसी पर्सन को पता है, तो अब ये कौन सा मेथड होगा? व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू और व्हाट यू आर। तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा कि अब व्हाट यू हैव कि क्या आप हैं, क्या आपको प्रोवाइड किया गया, व्हाट यू डू आप क्या कर रहे हैं। तो सिग्नेचर जो है डेफिनेटली फ़िज़िकली ही आप जो है साइन करेंगे, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आ भी सकते हैं MCQs में। व्हाट यू डू आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली सिग्नेचर जो है वो तो फिज़िकली आप प्लेस करेंगे ना, तो ये व्हाट यू डू में आ जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। अब ज़ाहिर है ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन रीड करके हम आंसर गेट नहीं कर सकते, हमें ऑप्शंस देखनी ही पड़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ए पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड कंसिस्टिंग, मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि आप कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो डेफिनेशंस हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, ये आपको MCQ में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसा पासवर्ड है, पासवर्ड की जो डेफिनेशन है वो अब MCQ में ही आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशंस भी MCQ में आ रही है। टर्म है और टर्म से रिलेटेड 4 ऑप्शंस हैं, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो इसका आंसर है। पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स, नंबर और अ कम्बिनेशन ऑफ बोर्ड। पासवर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू गेट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ओनली दोज पर्सन हु नो द पासवर्ड कैन एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम। तो या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो जाहिर है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये सारी ही बातें हैं जो वैलिड पासवर्ड या पासवर्ड से कंसर्न ही हैं,
कि ये तो डेफिनेशन आ गई। उसके बाद पासवर्ड जो है वो आपको रिक्वायर है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। जिस पर्सन को पासवर्ड पता है वही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ये सारी बातें ही जो है वो रिक्वायर हैं, तो सिर्फ एक नहीं। तो ये इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव, ये सारी ऑप्शंस ही हमारे पास इसका ट्रू आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसको हम करते हैं। ये MCQs जो हैं इसको भी आप तवज्जो करें, क्योंकि MCQs जो हैं, अब MCQs जब आप हायर यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो MCQ जो एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच नंबर, उससे ही हम अगली वो स्लॉट में आ रहे होते हैं, जिससे हमें स्कॉलरशिप हमारी इंक्रीज़ हो जाती है या अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाता है। तो MCQs जो हैं उस पर आप डेफिनेटली कंसर्न है और आप जो है इस पर तवज्जो किया करें। यहाँ तक जो है MCQs हम करते हैं और उसके बाद अगले लेक्चर में ये मज़ीद MCQs इसी को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से आगे MCQs में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।